नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है, उस प्रकीर्णन में किस तरीके से रदरफोर्ड ने उन अल्फा कणों को देखा और अल्फा कणों को देख करके या अल्फा कणों के माध्यम से नाभिक की खोज की है और उन प्रेक्षणों को किस तरीके से परमाणु मॉडल में रखते हैं वो आज अपन देखेंगे। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो पहला पॉइंट लिखना है कल वाले प्रेक्षण से आपको कि 99.86% अल्फा किरणें सीधी निकल गई। ठीक है, ये कल पढ़ा था अपन ने, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये सीधी निकल गई, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। इसको 2-3 बार रिपीट करो, 99.86% अल्फा किरणें सीधी निकल गई। देखो 100% में से कितने परसेंट में से 100% आई होंगी, 100% आई होंगी। उनमें से 99.86% सीधी निकल गई, बची कितनी 0.14% जो बच गई उनमें कुछ ना कुछ हुआ होगा वो सेकंड पॉइंट में, लेकिन इन्होंने रिजल्ट निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। इस तरीके से आपको मॉडल में ये लिखना है। परमाणु के सूक्ष्म स्थान में धनावेशित भाग मौजूद है, मतलब कि धनावेशित भाग मौजूद है। कैसे पता चलता है कि धनावेशित मौजूद है? क्योंकि 0.14% किरणें या कण 1 डिग्री से ज्यादा कोण पर विक्षेपित हुए। इधर से अल्फा किरण या अल्फा कण आ रहा था, ये सीधा निकल गया, ये निकल गया, ये तोप चल रही है इधर, ये निकल गया सीधा, ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया। ठीक है, लेकिन एक कण सीधा इधर आया और मतलब इसके पास से आया और इससे भी ज्यादा यूं इस तरीके से वापस, जैसे आया इस तरीके से वापस। समझ में आ रहा है ना? देखो ऐसे आया और ये इस तरीके से वापस, इस तरीके से वापस। ठीक है, इसके अलावा अभी जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये नहीं लिखा, उसमें लिखा है डिविएशन ऐसे हुआ। ठीक है, अभी जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है डिविएशन ऐसे हुआ, इस तरीके से, है ना। मतलब ये जो है यहां से जाना ऐसे चाहिए था ना, जैसे यूं आ रहा है, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो हल्का सा यूं घूम गया। ठीक है, इधर से आया, हल्का सा यूं घूम गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि 1 डिग्री से ज्यादा घूमने वाले कणों की जो संख्या है वो है 0.14%। इससे पता लग गया कि बीच में धनावेश है। थर्ड पॉइंट है कि परमाणु में मौजूद धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। कैसे पता चला? 8000 में से लिखा है ना, 8000 में से एक कण 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, 8000 में से एक कण क्या था? 90 डिग्री से ज्यादा। इस तरीके से 90 डिग्री इतना ही तो होता है। यूं किरण आ रही है, किरण आ रही है यूं, देखो ये आ रही है किरण, ठीक है ना, ये किरण आ रही है। और अगर कोई कण इससे ज्यादा यूं, मतलब ऐसे आया और इस तरीके से यूं, ऐसे आया वापस यूं लौट जाए, यूं लौट जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 8000 में से एक कण 90 डिग्री से ज्यादा लौट रहा है, यहां पर बीच में कोई प्रबल धनावेश है और इसे कह दिया नाभिक। परमाणु में मौजूद धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित है। ठीक है, अरे जहां धनावेश है इसको कहते हैं नाभिक, और नाभिक के कारण वो वापस जा रहा है। ठीक है, संकेंद्रित है जिसे नाभिक कहते हैं। अल्फा कण के लिए विक्षेपण कोण, मतलब किस तरीके से विक्षेपित होगा? ये आदमी ज्यादा पावरफुल होगा, यहां से छुट्टू सा आया, ठीक है, और यूं जाके ऐसे टकराया इतने बड़े नाभिक पर, क्योंकि जो हीलियम का नाभिक है उसी को अल्फा कण कहते हैं, समझ लिया था। जैसे हीलियम का नाभिक आया और इस पर टकराएगा नहीं, लेकिन टकराएगा नहीं, पहले से ही प्रतिकर्षित हो जाएगा, तो यूं आएगा इतनी दूर, यहां तक आएगा। ठीक है, और ऐसे यूं प्रतिकर्षित होगा इस तरीके से, है ना, या फिर वापस जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि अल्फा कण के लिए विक्षेपण कोण थीटा, जो जितने कितने कोण पर यह विक्षेपित होता है वो धातु की प्लेट या पन्नी पर निर्भर करता है। गोल्ड का जो नाभिक है ना, गोल्ड का नाभिक, गोल्ड 79 नंबर पर है, इसी प्रकार कॉपर 29 नंबर पर है। तो गोल्ड से अगर कोई टकराएगा तो डिविएट ज्यादा होगा।
अगर कॉपर से टकराएगा तो उसका डिविएशन गोल्ड की तुलना में क्या होगा, कम होगा। मतलब थीटा डिपेंड करता है जेड पर। जेड क्या है, जिसकी पन्नी है, जिस धातु की पन्नी है उस धातु के नाभिक या फिर उस धातु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन जेड है। गोल्ड के लिए 79 एक फॉर्मूला लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले फिर फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फा कण के लिए विक्षेपण कोण थीटा धातु की प्लेट पर निर्भर करता है। ओके, इसको नोट कीजिए, बार बार रिपीट करो। फिर आगे इसका जो थीटा है ना, थीटा के बारे में एक फॉर्मूला है, मतलब थीटा, ठीक है। ओके साथियों, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। n इज इक्वल टू लिखा हुआ है, देखिए के जेड स्क्वायर साइन 2 पावर 4 थीटा बाई 2। क्या कह रहा है ये फॉर्मूला, समझिए। n का मतलब है उन अल्फा कणों की संख्या, n का मतलब है उन अल्फा कणों की संख्या जो हो गए हैं क्या, विक्षेपित, ठीक है। अब वो कितने डिग्री कोण से विक्षेपित हुए हैं उसके लिए थीटा, जैसे मान लो 30 डिग्री से कितने विक्षेपित हुए तो यहाँ थीटा 30 लिखना है। अगर 60 डिग्री से कितने विक्षेपित हुए तो थीटा 60 लिखना है। मतलब थीटा का मान चेंज करके, थीटा क्या है एक्चुअली, थीटा यहाँ पर है विक्षेपण कोण, ठीक है। क्या है, विक्षेपण कोण है, इसका पता हो तो n आ जाता है। z क्या है, धातु परमाणु की संख्या या फिर एटॉमिक नंबर, मैं कहूं धातु परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। अब यहां पर धातु परमाणु का नंबर मान लो, इसको Z वही तो होता है 79 है, जैसे गोल्ड के लिए पढ़ेंगे तो आगे गोल्ड में आपको 79 यूज में लेना है। इस फॉर्मूले के जरिए आप विक्षेपण कोण और अल्फा कणों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओके साथियों, अब हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मीनिंग होता है कि नाभिक में हमारा अल्फा कण कितनी पास तक आ सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मान लो यहां से कोई अल्फा कण, ये अल्फा कण इस पूरे नाभिक, सॉरी इस पूरे परमाणु में जो ये नाभिक है इसके पास आ रहा है, ठीक है। अब ये यहां से चाहे कितनी भी ज्यादा से ज्यादा स्पीड से मैं इसको भेजने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी ये इतना पास आने के बाद में रुक जाएगा। यानी नाभिक में थोड़ी टकराएगा, कि नाभिक में टकरा जाएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाभिक के पास तक जा सकता है, नाभिक में नहीं टकराएगा, ठीक है। मतलब कितना पास जा सकता है उतना पास मैं इसको भेजने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये धनावेश Q1 है और ये धनावेश Q2 है ना। और यहां ये जो इस दूरी है, मतलब यहां पर जब ये था तब दूरी मान लो अनंत थी और अब दूरी हो गई r0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये दूरी क्या हो गई, r0 हो गई है। देख लेते हैं Q1 Q2, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी को मान लिया जाए अनंत, ठीक है ना। ये दूरी हो गई यहां से यहां तक की अनंत दूरी, है ना। और ये जो यहां पर मतलब एक समय में ये जो अल्फा कण है यहां तक पहुंच सकता है, तो यहां से और इस नाभिक की दूरी हो गई r0, ठीक है। तो इतना यहां पर अपन निकालेंगे, ये इसकी दूरी है। अच्छा, अब Q1 Q2 के अनुसार यदि यहां कुल ऊर्जा निकाली जाए अल्फा कण की, तो अपन कहें U अगर स्टार्टिंग की है और तो समेशन u i, यानी कि स्टार्टिंग की शुरुआत की बात कर रहे हैं, इनिशियली, है ना। और यहां पर बात कर रहे हैं अंतिम, तो अंतिम के लिए आप यहां पर f लिखोगे। अच्छा, तो प्रारंभिक में और अंतिम में अपन स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो कुल गतिज ऊर्जा या फिर कहो गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा यानी हमारी काइनेटिक एनर्जी और प्लस में स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा, अब यहां पर मैं शुरुआत के लिए I लिख सकता हूं और यहां पर देखो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यहां पर हो जाएगी, बाद की बात कर रहे हैं, और गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा बाद की बात कर रहे हैं, है ना, F लिखेंगे। ओके, अब गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अब गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए Q1 Q2 इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, अनंत है, तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा, R दूरी क्या है, यहां पर है अनंत, ठीक है, इनिशियली शुरुआत की बात है, दूरी क्या है अनंत। लेकिन स्थितिज ऊर्जा उस समय में, स्थितिज ऊर्जा अपन को निकालनी है, अपन लिखेंगे E के भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा, अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, शून्य रहेगी, लेकिन गतिज ऊर्जा, ठीक है, कब की बात है, जब यहां आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, शून्य, और गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, उसके लिए हम लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन, देखो K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे R नॉट, ठीक है। यहां पर जब ये आपका धनावेश यहां से चल के यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, R नॉट। अच्छा, अब अपन इसको देखेंगे, ये अनंत है तो यहाँ इसका मान 0 आ जाएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं E के इज इक्वल टू, आपके पास आ रहा है K Q1 Q2 अपॉन R0, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला आपको निकालना है। E के आपकी क्या है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, और K Q1 Q2 अपॉन R0, R0 क्या है, अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि अपन कहें कि कितना पास तक अल्फा कण आ सकता है। अब अल्फा कण आया होगा तो डायरेक्ट नाभिक में तो, मतलब नाभिक में तो टच करेगा ही नहीं, थोड़ी सी दूरी पर वो रुक जाएगा, जितनी दूरी पर वो रुक जाएगा वो क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी, उसको अपन R नॉट से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अच्छा, R नॉट निकालने के लिए E के मान को अपन उधर भेज देते हैं, ठीक है। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अच्छा, पहले मैं यहाँ थोड़ी जगह बना देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले अपन। देखो, जैसे यहां लिख रहा है E के इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R नॉट, है ना। अब E के, यदि अपन E के की वैल्यू, सॉरी R नॉट की वैल्यू निकालनी है तो अपन को क्या करना है, K को ऐसे लिखना है Q1। अच्छा, Q1 का मान क्या है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू पहले अपन क्या करते हैं, E के को लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर निकालेंगे। E के इज इक्वल टू, देखो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1। अच्छा, Q1 क्या है, तो Q1 यहां पर है 2 प्रोटॉन, और 2 प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन वो प्लस होता है, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन क्यों है, क्योंकि हीलियम के नाभिक में कुल चार्ज 2e होता है, ठीक है, प्लस 2e होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2e। Q1 का मान क्या है, 2e। अच्छा, K की वैल्यू मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दी है। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर Q2 जो है, Q2 नाभिक है, ठीक है, नाभिक का आवेश है, सॉरी Q2 क्या है, नाभिक का आवेश है। अच्छा, इसका आवेश 2e लिख दिया। दूसरा Q2 का आवेश कैसे निकालेंगे, मान लो गोल्ड का परमाणु है तो आवेश अलग होगा, कॉपर का है तो अलग है, प्लेटिनम का है तो अलग है, यानी सबका आवेश अलग अलग आएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा Z into E। अब Z into E क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा Z उसी नंबर के अनुसार आएगा, और E मतलब E से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 1.6 जो भी होता है ना। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहां पर नीचे लिखा है R नॉट, इस R नॉट को ऐसे कैसे लिखते हैं, या फिर R नॉट निकालने के लिए आपको यहां पर क्या करना है, E के को इधर भेज देना है, तो ये 2E और ये ZE, यानी 2ZE स्क्वायर, और यहां पर 1 अपॉन ये चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R नॉट इधर आ गया, यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई में E के। इस तरीके से आपको R नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये R नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो फिर इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि कैसे अपन पास तक पहुंच सकते हैं, या नाभिक का साइज क्या है, ये कैसे निकाला गया था, ठीक है।
तब तक के लिए आप नोट करें। हाँ तो उतार लिया होगा। हाँ जी, अब क्लोजेस्ट अप्रोच पर चलते हैं। देखिए आर नॉट जो दे रखा है आपका, ठीक है, अपने पास आर नॉट की वैल्यू जो है, मतलब ये वाला जो आर नॉट है ये निकालना है गोल्ड परमाणु के लिए, ठीक है। तो गोल्ड परमाणु के लिए अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर पढ़ रहे थे 2ZE², और यहां पर आपने लिख दिया था E के, ठीक है। इस तरीके से आप ये के ई जो भी लिखा आपने, आर नॉट इज इक्वल टू, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका टोटल मान 9 × 10⁹ होता है, ठीक है ना। 2 अपन लिखेंगे जेड गोल्ड परमाणु के लिए 79, गोल्ड परमाणु का नंबर है भाई, गोल्ड परमाणु के लिए 79 रखना है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा परमाणु आए तो आपको मान को चेंज कर देना है, ठीक है। 79, अच्छा इसके बाद में ई के ऊपर लिख रहा है, देखो ये जो ई के ऊपर स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा अपन यहां पर ये जब भी आपको मान दिया जाएगा, जो दो मैं बता रहा हूं ना स्टूडेंट थे, उन्होंने इसके लिए मान निकाला है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने मान निकाला हुआ पहले से 7.7, ई के का मान पहले से उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो इसका पूरे का मान ये हो गया 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁹ इनटू, और 2 ये 2 हो गया, z का मान 79 हो गया, एंड 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स, ये अपन स्क्वायर में लिख देंगे। अच्छा इसके बाद में ई के, हाँ तो ई के का मान दे रखा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे अपन चेंज करेंगे तो 7.7 इनटू अपन लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10⁻⁶, ठीक है। और अपने पास कैलकुलेट करेंगे माइनस का 13 आ जाएगा, और इसको टोटल को जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास मान आएगा आर नॉट इज इक्वल टू 300 × 10⁻⁻16 समथिंग 300 आएगा, यानी कि 295 के समथिंग आएगा, वैसे एक्चुअल में 295 है ना, ऐसे याद रखेंगे। तो अपन इसको लिख लेंगे 30 × 10⁻⁻15, अपन इसको कह सकते हैं आर नॉट इज इक्वल टू 30 फर्मी, है ना, ये इसका मान आया है। ये आपकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच जो आपकी दे रखी है उसका मान है आर नॉट इज इक्वल टू 30 फर्मी। अभी जैसे मान लो बिल्कुल एक्यूरेट तो अपन निकाल नहीं सकते, यहां से मैंने कहा कि न्यूक्लियस के पास कौन आएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा कौन, अल्फा कण, ठीक है। तो अल्फा कण न्यूक्लियस के बिल्कुल पास, मतलब बिल्कुल पास आ सकता है लेकिन न्यूक्लियस में टच नहीं करेगा, तो अपन कहेंगे कि ये जो मान है 30 फर्मी के करीब जो मान दे रखा है, ये नाभिक का आकार नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो आर है, ये जो दूरी है, ये नाभिक का आकार नहीं हो सकता, इसीलिए नाभिक का आकार हम मानते हैं मतलब 1 फर्मी के बराबर मानते हैं, या फिर 10⁻⁻15 मानते हैं। तो यहां से नाभिक का आकार आपको निकल के आया 10⁻⁻15 समथिंग, ठीक है। वैसे 6 के करीब भी दे रखा है, कई किताबों में 10⁻⁻14 ही दे रखा है न्यूक्लियस का आकार। ये अलग अलग नाभिकों में अलग अलग आकार अपन इसलिए निकालेंगे क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है अलग अलग परमाणु के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसका, नाभिक का आकार के बारे में पता चला। तो रदरफोर्ड मॉडल का तो फाइनली अपन को ये निकालना था कि न्यूक्लियस का, अगर नाभिक का जो आकार है, वो जो साइज है न्यूक्लियस का, वो किस तरीके से निकाला जाता है, और क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि आर नॉट का मान कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको इसमें समझा दिया है। तो अगले वीडियो में अपन रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या क्या, वैसे कमियां तो हैं लेकिन कोई ना कोई चीजें उस समय तक तो बहुत सारी मतलब उपलब्धियां इन्होंने बहुत सारी दी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरे मॉडल में जो चीजें वहां पर हमें प्राप्त हो जाती हैं हम उसे कमियों में लिख देते हैं, ठीक है। तो कमियां ना लिखकर अपन उनको लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं, सीमाएं भी लिख सकते हैं कि वहां उस समय तक ये मॉडल कहां तक पहुंचा था, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल की सीमाएं अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको कैलकुलेट करें
और ये मान आप कॉपी पेन उठाएं, ये मान निकालें, मोबाइल से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अपन देखो केमिस्ट्री वाले चैनल पे वीडियो आई रही है, इसके अलावा फिजिक्स वाली वीडियो सारी इसमें मिल रही है। तो आप पहले फिजिक्स के जो जितने भी आपके फ्रेंड हैं जिनको अपन फिजिक्स वीडियो पढ़नी है, तो उनको आप पहले शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।